Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठी बार मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचकर बिहार वासियों को 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने इस जनसभा के दौरान सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी मिली। इन योजनाओं के शुरू होने से बिहार में बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सड़क और रेल संपर्क बेहतर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य और आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पीएम ने कहा, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय जो ताकत पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें पूर्व के देशों का दबदबा बढ़ रहा है। पूर्व के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। हमारा फोकस है कि बिहार के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आईएनएस निस्तार राष्ट्र को समर्पित किया। ये एक अत्याधुनिक पोत है जिसे संकटग्रस्त पनडुब्बियों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये समारोह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में हुआ। हिंदुस्तान शिपयार्ड का बनाया आईएनएस निस्तार स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जिसकी 80% से अधिक तकनीक और घटक घरेलू स्तर पर ही प्राप्त किए गए हैं। ये पोत 120 मीटर लंबा है, इसका वजन 10,500 टन है और ये गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। गौर करें तो आईएनएस निस्तार भारत का पहला पूर्णतः रिमोट संचालित पनडुब्बी बचाव पोत है। इसमें एक विशेषज्ञ गोताखोरी दल, बहुउद्देशीय परिचालन डेक और त्वरित तैनाती एवं रसद के लिए एक हेलीकॉप्टर भी है। भारतीय नौसेना के सूत्रों के मुताबिक ये पोत आपातकालीन स्थितियों में पनडुब्बियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का काम करेगा। इसके साथ ही पानी के भीतर संचालन में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। इस कमीशनिंग समारोह में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और पूर्वी नौसेना कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे भारत के बढ़ते नौसैनिक बुनियादी ढांचे में इस पोत के सामरिक महत्व पर जोर दिया गया। शराब घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई आवास पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में घर की तलाशी ली। ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम दिन है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में रायगढ़ जिले में हो रही पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे। पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर उन्होंने हाल ही ग्रामीणों से मुलाकात भी की थी। ईडी की छापेमारी पर बघेल ने कहा कि झुकाने और दबाने के लिए आज फिर से ईडी को भेजा गया है। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े आएगा
प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। दिल्ली और बेंगलुरु में 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इनमें पीतमपुरा, द्वारका, पश्चिम विहार, रोहिणी, संगम विहार समेत कई इलाकों के स्कूल शामिल हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते और फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची। सावधानी के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। राजधानी दिल्ली में 5 दिन के भीतर बम धमकी का यह चौथा मामला है। इससे पहले 14 जुलाई को 2, 15 जुलाई को 3, 16 जुलाई को करीब 10 स्कूलों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को धमकी मिली थी। वहीं बेंगलुरु के भी 40 स्कूलों को बम की धमकी दी गई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिटेन किया है। इसकी पहचान शुभम दुबे के तौर पर हुई है। इसे अमृतसर लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि ईमेल सिर्फ गोल्डन टेम्पल ही नहीं, दिल्ली के स्कूलों, अदालतों, सीएम, सांसदों और तमिलनाडु के कई संस्थाओं को भी आ चुके हैं। जांच में आशंका यही जताई जा रही है कि आरोपियों ने गोल्डन टेम्पल का नाम प्रयोग कर तमिलनाडु के मसलों को उजागर किया है। तमिलनाडु के कई अधिकारी भी पंजाब पुलिस के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि कई ईमेल्स बीते समय में तमिलनाडु में भी सर्कुलेट हुए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को केंद्र सरकार लगातार परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे जीजा को पिछले 10 साल से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताज़ा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि ये सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। अंततः सत्य की जीत होगी। इस विषय पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अतीत में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर भी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे और आज भी गांधी परिवार पर इसी तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे इस परिवार का हिस्सा हैं। इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, सन 77 पे इंदिरा जी पे ऐसे ही झूठे मुकदमे कायम हुए। राजीव जी पे 1988-89 से शुरुआत हुई और अब जब से हम सत्ता में बाहर हैं तब से राजनीतिक द्वेष, घृणा की राजनीति, झूठ पर आधारित घटिया सतही आरोप लगाए जाते रहे हैं गांधी परिवार पर। उसी श्रृंखला में एक नया चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, इसलिए कि वो इस परिवार के सदस्य हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने और इस मामले में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। ये मामला उनके रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन लेने से संबंधित है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने लालू यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निचली अदालत में पेश होने से छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में लालू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से करोड़ों के जले हुए नोट बरामद हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में 3 जजों को शामिल किया गया था। कमेटी ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी, हालांकि इस इंटरनल जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर ही पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वर्मा को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। यशवंत वर्मा अब इस सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस वर्मा ने ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है जब संसद में 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के दौरान ही उनको पद से हटाने के लिए महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मुंबई के उपनगर बांद्रा में एक चौल का कुछ हिस्सा ढह गया। फायर सर्विस की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मलबे से 12 लोगों को निकाला जा चुका है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। शुरुआती जांच के अनुसार इमारत में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद कुछ लोग घायल हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। मार्को रूबियो ने लिखा, लश्कर तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। इस फैसले का भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया और इस कदम की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग का प्रमाण है। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 का हमला भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय का आह्वान है। ये कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। टीआरएस एक आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। ये अक्सर ऐसे लोगों को भर्ती करता है जो आम नागरिकों जैसे दिखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन्हें हाइब्रिड आतंकवादी कहा जाता है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया था। ब्रिटेन और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे कैसिंगटन संधि कहा जा रहा है। इस संधि का मकसद यूरोप में बढ़ते खतरों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने लंदन में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले की स्थिति में मदद और सैन्य उपकरणों जैसे कि लड़ाकू विमानों के लिए संयुक्त निर्यात अभियान चलाने का वादा किया। मर्ज ने कहा कि यह संधि ब्रिटेन के 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत है। स्टारमर ने कहा कि यूरोप के सामने मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए दोनों देश मिलकर उनका सामना करेंगे। दोनों देश नाटो के सदस्य हैं। ब्रिटेन में वोट डालने की न्यूनतम उम्र अब 18 से घटकर 16 साल हो गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि 16 और 17 साल के युवा भी अगले आम चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। ब्रिटेन में मतदान की उम्र में आखिरी बार 1969 में बदलाव हुआ था, तब इसे 21 से घटाकर 18 साल किया गया था। इससे पहले 16-17 साल के युवा केवल स्कॉटलैंड और वेल्स में कुछ चुनावों में ही वोट डाल सकते थे, लेकिन अब वे पूरे ब्रिटेन में स्थानीय, क्षेत्रीय और आम चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे। ब्रिटेन की सरकार ने एक नया नियम भी बनाया है, जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेश से 500 पाउंड से ज्यादा का चंदा नहीं ले सकेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि विदेशी अरबपति जैसे कि एलॉन मस्क ब्रिटेन की राजनीति और चुनावों को पैसे के जरिए प्रभावित नहीं कर सकें। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह कदम युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देने के लिए उठाया गया है। I think it's really important that 16 and 17-year-olds have the vote because they're old enough to go out to work, they're old enough to pay taxes, so to pay in. And I think if you pay in, you should have the opportunity to say what you want your money spent on, which way the government should go. So I'm really pleased that we're able to bring more young people into our democracy and give them the chance to have a say over how their taxes are going to be paid and what they're going to be used for.
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।